नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो भैया, इंडिया में H3N2 फ्लू की वजह से 2 इंसानों की जान जा चुकी। हालांकि इनकी उम्र ज़्यादा थी, बट ओवरऑल H3N2 फ्लू की वजह से जाने जा रही है अपने आप में ओवरऑल एक चिंता का विषय है। इसके बारे में बात करेंगे। फ्लू के टोटल कितने केसेस देखने को मिल रहे हैं, इनके बारे में थोड़े स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। फिर रुचिरा कंबोज जी ने बोला है कि टेररिज्म को कैटेगराइज करना डेंजरस है। ये पॉइंट इंडिया आज से नहीं डेकेड से बोल रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया और यूएस मिलकर लॉन्च कर रहा है एक सेमीकंडक्टर सब कमिटी। ये किस प्रकार से इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएगा सेमीकंडक्टर में, इसके बारे में बात करेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट ये बोलती है कि जो काउ शेल्टर्स होते हैं, जो गौशालाएं होती है ना, वहां पे बड़े स्केल पे काउ डंग को मार्केट करके पैसा वगैरह कमाया जा सकता है। इन काउ शेल्टर्स को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। ये क्या है, इसको देखेंगे। और जी जिनपिंग तीसरे बार राष्ट्रपति बन गए हैं। ओवरऑल चाइना की कमान एक इंसान के हाथ में जा चुकी है, वन मैन रूल, जो कि है जी जिनपिंग। तो इसको देखेंगे। एडिटोरियल ज्यादा है नहीं, चूंकि आज सैटरडे है, तो एडिटोरियल के रिस्पेक्ट में ऑकस और ऑस्ट्रेलिया को लेके एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, बिलेटेड बट एसेंशियल वाइडनिंग रिफ्ट। तो ये 3 आर्टिकल्स तो इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल मेजोरिटेरियन इंक्रोचमेंट को लेके है, तो पॉलिटिकली सेंसिटिव आर्टिकल है। 1-2 पॉइंट जो उसमें बताएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इस प्रकार के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, अनचैलेंज्ड रन ऑफ मेजोरिटेरियन इंक्रोचमेंट, से किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोगों को पसंद आएंगे। ठीक है, तो इसको भी 1-2 पॉइंट्स तो देखेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि न्यूज़ेस भी कम है आज और एडिटोरियल्स भी कम है, तो थोड़ा बहुत तो एक ही डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस लेक्चर को शेयर करें, इस लेक्चर की एंगेजमेंट को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, एपिटॉम। एपिटॉम का मतलब क्या होता है? एपिटॉम मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी या टाइप में सबसे अव्वल हो, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली के रिस्पेक्ट में कर लो, तो बैटिंग में विराट कोहली को बैटिंग का एपिटॉम माना जा सकता है। मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड में उसको बेस्ट माना जा सकता है, सबसे अच्छा माना जा सकता है। तो अ पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ टाइप, उसको बोलते हैं एपिटॉम। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइटिंग किसी की बहुत अच्छी, तो बोला जाएगा कि भाई लिखावट में तो इसको एपिटॉम माना जाएगा। समझ गए? तो किसी चीज में आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो उस पर्टिकुलर क्वालिटी में या टाइप में आपको बेस्ट माना जा रहा है। वीडियो पे लाइक बटन नहीं दबाया तो जरूर दबा देना। जीएस पेपर 2 हेल्थ, पहली न्यूज, H3N2 फ्लू केम्स 2 लाइव्स, हेल्थ मिनिस्ट्री। तो भैया इंडिया के अंदर कम से कम 2 लोगों की जानें जा चुकी हैं H3N2 सब टाइप ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा की वजह से। अगर आप देखो तो पिछले साल दिसंबर में, यानी दिसंबर 2022 के आधे से ओवरऑल नंबर ऑफ पर्सन जो सीजनल इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड हैं, उनके नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट में कंट्री वाइड सर्वेलेंस एक्सरसाइज यहां पे की गई और पाया गया कि कम से कम 451 कंफर्म्ड केसेस हैं H3N2 वायरस के। अब आप बोलोगे कि सर फ्लू जो होता है, तो फ्लू में तो सिमिलर सिम्टम्स होते हैं कि भाई गला में खराश है, सर्दी लगी हुई है, थोड़ा बहुत बुखार आ रहा है, ब्रेथलेसनेस है, निमोनिया है, वीजिंग है, तो सारे फ्लू के सिम्टम यही है। तो ये कैसे पता चला कि ये 451 लोगों को H3N2 था? तो देखिए, इन पर्टिकुलर लोगों के सैंपल्स को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए पर्टिकुलर लैब में भेजा गया था और जीनोमिक सीक्वेंसिंग के आधार पर जिस पर्टिकुलर फ्लू वायरस ने इनको इन्फेक्ट किया है, उसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई और उसके बेसिस से पता किया गया कि ओवरऑल H3N2 वायरस से इन्फेक्टेड है। इंडिया के अंदर जो पहली डेथ रिकॉर्ड हुई है वो है 82 साल के एक आदमी की, कर्नाटका की हसन डिस्ट्रिक्ट में। इनको डायबिटीज भी था, हाई ब्लड प्रेशर भी था, और जो दूसरे डिजीज है वो 56 साल के लंग कैंसर पेशेंट हैं, हरियाणा की जिंद डिस्ट्रिक्ट में। ये भी टेस्ट किया था उन्होंने पॉजिटिव H3N2 वायरस के लिए जनवरी में, और पिछले हफ्ते इनकी मौत हो गई। तो अभी तक 2 लोग H3N2 को सकम्ब कर चुके हैं। H3N2 की जो सिम्टम्स है सिमिलर है कोविड-19 के, फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, वीजिंग, निमोनिया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए और मास्क को पहनिए इस पर्टिकुलर वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए। जो मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, वो ट्रैक भी कर रही है और एक क्लोज वॉच रख रही है ऑन द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी ड्यू टू H3N2 सब टाइप ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा। जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोई बीमारी है, या जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको अगर कोई एसोसिएटेड बीमारी है और उनको H3N2 हो जाता है, तो उस केस में उनके मरने की, मोर्टिलिटी के, मॉर्बिडिटी के चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं। कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? कोमॉर्बिडिटी तब होती है जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक डिजीज या एक कंडीशन से ज्यादा हो जाए एक टाइम पे। तो बेसिकली H3N2 वायरस भी हो गया और उसके साथ साथ कोई और बीमारी भी लग गई, तो ओवरऑल चांसेस आपके मरने के बढ़ गया।
अब इस कंटेक्स्ट में H3N2 से कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, फिर H1N1 से कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, इसके लिए एक प्रॉपर रियल टाइम सर्वेलेंस कराया गया इन्फ्लुएंजा लाइक इन्वेस का, और उन लोगों का जिनको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है अभी की हेल्थ फैसिलिटीज में, जिनको जिनको भी ये हुआ है, उसका डाटा इकट्ठा किया गया इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के द्वारा, जो कि चला रहा है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो पता ये चला कि जो सिम्टोमेटिक फ्लू केसेस हैं जनवरी में रिपोर्ट हुए थे 3.97 लाख, फरवरी में रिपोर्ट हुए 4.36 लाख, इस महीने मतलब मार्च में 9 मार्च तक 1.33 लाख रिपोर्ट हो चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर फ्लू के केसेस में आपको पता करना है कोविड कितने, H3N2 कितने, H1N1 कितने, तो सबके सैंपल भेजे जाएंगे कहां पे, जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए, ठीक है ना। अब ओवरऑल इन लाखों केसेस में 15,826 केस ऐसे थे जहां पे सिचुएशन कंडीशन जो पेशेंट की थी वो वर्सन हो गई, बिगड़ गई, और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, हॉस्पिटल में डालना पड़ा फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस सारी के लिए। फिर सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, एक बार और बता दूं, इन लाखों में जितनों को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस हुई ना, उनके सैंपल्स भेजे गए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, और वहां पे ये पता चला कि भैया 451 लोगों को तो H3N2 हो रखा है, ठीक है भाई, ये सब बातें यहां पे बताई गई। ओके, वैसे इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की जाए, जो सीरियस इलनेसेस है जैसे H1N1 हो गया, H3N2 हो गया, इस प्रकार के जो सीरियस इन्फेक्शंस हैं, तो इनके 3038 लैबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस देखने को मिले इंडिया में हर साल जनवरी से मार्च, और एक मॉनसून के बाद का जो समय होता है ना, उसमें फ्लू बहुत तेजी से फैलता है, इसको आप बोलते हो सीजनल इन्फ्लुएंजा। आप देखोगे इस समय पे कई लोगों को खांसी आ रही होती है, बुखार आ जाता है, जुकाम चढ़ा हुआ होता है, तो सब बोलते हैं कि भाई जुकाम का मौसम चल रहा है। तो उस कंटेक्स्ट में जनवरी से मार्च का समय और पोस्ट मॉनसून का समय, इसको आप बोलते हो सीजनल इन्फ्लुएंजा। H3N2 के अलावा अगर आप देखो तो 955 केसेस H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू के भी देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू के केसेस तमिलनाडु में 545, उसके बाद महाराष्ट्र में 170, गुजरात 74, केरला 42, पंजाब 28, ठीक है। अब H1N1 को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल की जाती है वो है ओसेल्टामिविर, और यही ड्रग H3N2 के लिए भी यहां पे रिकमेंड की गई। इस पर्टिकुलर ड्रग के सेल को शेड्यूल H1 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर सरकार ने अलाउ किया फरवरी 2017 में। इसकी एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश की है सरकार ने, रीजन बीइंग फ्लू में इस प्रकार की ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की ड्रग्स को टाइट मॉनिटरिंग के अंदर दिया जाता है। ये जो कोविड लाइक फ्लू स्लीपिंग अक्रॉस इंडिया, इसके ऊपर रिसेंटली अगर आप देखिए H3N2 वायरस के ऊपर विनीत सर ने भी एक वीडियो बनाई है। ये पर्टिकुलर वीडियो का थंबनेल है, आप जाके चाहे तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। तो इस इमरजेंसी के समय पे H3N2 H1N1 को टैकल करने के लिए भारत सरकार राज्य की सरकारों को भी सपोर्ट दे रही है, ओवरऑल ड्रग की अवेलेबिलिटी बढ़ा रही है। अब सवाल उठता है कि शेड्यूल H1 के ड्रग क्या होते हैं। तो भैया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 को इनेक्ट किया गया अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और इन पर्टिकुलर रूल्स के अंदर ड्रग्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, और उसके हिसाब से इन ड्रग्स की स्टोरेज, सेल और डिस्प्ले को तय किया जाएगा। ये जो शेड्यूल H1 है ओवरऑल इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू गेजेट नोटिफिकेशन GSR 588E डेटेड 30/8/2013। इस पर्टिकुलर गेजेट के अंदर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स को रोकना, एंटी टीबी ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करना। ओवरऑल अगर आप देखो तो इस शेड्यूल के अंदर 3rd और 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स भी हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो कि आपकी आदत पड़वा देते हैं, एंटी टीबी ड्रग्स भी हैं। तो शेड्यूल H1 के ड्रग को सरकार नोटिफाई करती है, लेकिन शेड्यूल H1 के ड्रग को अगर आपको खरीदना है तो कुछ नियम कानून है। जैसे कि अगर कोई मेडिकल स्टोर शेड्यूल H1 के ड्रग को बेचता है तो वो अपने मेडिकल स्टोर के अंदर एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। तो जब भी आप इस ड्रग को खरीदने जाओगे शेड्यूल H1 के ड्रग को, तो बेचने से पहले उस रजिस्टर में एंट्री करेगा वो मेडिकल स्टोर वाला कि भैया कौन से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है ये ड्रग, उस डॉक्टर का एड्रेस लिखा जाएगा, फिर पेशेंट का नाम लिखा जाएगा जो वो ड्रग ले रहा है, कौन सा ड्रग दिया जा रहा है शेड्यूल H1 का वो लिखा जाएगा, कितनी क्वांटिटी दी गई वो लिखा जाएगा, और ये रिकॉर्ड्स को कम से कम 3 साल तक मेंटेन किया जाएगा। कभी भी मेडिकल रेगुलेटर्स आके इंस्पेक्शन करके इस प्रकार के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। शेड्यूल H1 के जो भी ड्रग हैं उनके ऊपर सिंबल लगा होता है RX का, और रेड में ये पर्टिकुलर वार्निंग भी छपी होती है इन पर्टिकुलर ड्रग्स के ऊपर। चलिए भैया नेक्स्ट, GS पेपर 3 टेररिज्म, कैटेगराइजेशन ऑफ टेररिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन इज डेंजरस सेज इंडिया।
तो इंडिया ने बोला है कि अगर आप टेररिज्म को कैटेगराइज करो ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशंस बिहाइंड टेररिस्ट अटैक तो ये डेंजरस है। और हर प्रकार के जो टेरर अटैक हैं, चाहे वो इस्लामोफोबिया, मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट हुए हो, सिख धर्म के अगेंस्ट हुए हो, बुद्धिस्ट धर्म के अगेंस्ट हुए हो, हिंदू धर्म के अगेंस्ट हुए हो, सबको कंडेम किया जाना चाहिए। टेररिज्म को आप अच्छा टेररिज्म और बुरा टेररिज्म नहीं बोल सकते, ऐसा बोला है एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जी ने, जो कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, न्यूयॉर्क में ये बैठती हैं। 9 मार्च को इन्होंने ये बोला कि भैया इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक कंसेंसस बनाना चाहिए। और ये जो नई नई टर्मिनोलॉजी और फॉल्स प्रायोरिटीज उभर रही है ना कि हाँ भाई ये टेररिस्ट अच्छे और ये टेररिस्ट बुरे, इसको हमें टैकल करना पड़ेगा। टेररिज्म किसी भी प्रकार का हो, उसे कंडेम्ड करना होगा। किसी भी एक्ट ऑफ टेररिज्म को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ऐसा रुचिरा कुंभू जी ने बोला एट द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑफ द 8th रिव्यू ऑफ ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। तो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी में रुचिरा कंबोज जी इंडिया का मैसेज रीट्रेट कर रही हैं कि टेररिज्म टेररिज्म होता है, उसका कोई प्रकार, कोई अच्छा बुरा फॉर्म नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ना गुड टेररिस्ट हो सकते हैं ना बैड टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट टेररिस्ट होते हैं। और पिछले कई सालों में, इनफैक्ट देखिए 9/11 के एरा से पहले न्यूयॉर्क में जो अटैक हुए थे ट्विन टावर से, उससे पहले यूएस भी ओवरऑल गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट को कैटेगराइज करता था। जो लोग यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में होते थे उन टेररिस्टों को सही मानता था, जो नहीं होते थे उनको गलत मानता था। लेकिन बाद में यूएस को भी समझ में आया कि भैया टेररिज्म अपने आप में खतरनाक होता है। जो यूएस ने अफगानिस्तान और तालिबान और उसामा बिन लादेन के रिस्पेक्ट में किया, उसी बात को लेके आप देखो, मतलब जो तालिबान के रिस्पेक्ट में किया अफगानिस्तान में, उस बात को लेकर उसामा बिन लादेन अलकायदा का अटैक हो गया ट्विन टावर्स पे। बाद में फिर से यूएस ने इंटरवीन किया, बट कहीं ना कहीं यूएस इंडिया के इस स्टैंस को मानता है कि भाई आप टेररिज्म को सेग्रीगेट मत करो। टेररिस्ट टेररिस्ट होता है, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी का हो और चाहे वो किसी भी धर्म या सेक्शन या जेंडर के अगेंस्ट एक्ट कर रहा हो। अब इस रिस्पेक्ट में राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आइडियोलॉजी के आधार पर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और अक्सर कर इंडियन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए वो टेररिस्ट वे को अपनाते हैं। फिर यहां पे कुछ वील्ड रेफरेंसेस भी हैं पाकिस्तान को लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल रुचिरा कंबोज जी बोल रही हैं कि वो स्टेट्स, वो कंट्रीज जो कि टेररिस्ट को शरण देते हैं या टेररिस्ट को उनके डीड्स के लिए अकाउंटेबल नहीं करते हैं, भाई उनको अकाउंटेबल करना जरूरी, ऑब्वियस सी बात है, वे पाकिस्तान पे अटेम्प्ट था। फिर रुचिरा कंबोज जी ये बोल रही हैं कि यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी एक यूनिक ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स को बढ़ाता है काउंटर टेररिज्म में। 2006 में कंसेंसस के थ्रू इसको अडॉप्ट किया गया था। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो रुचिरा कंबोज जी का ये बोलना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रुचिरा कंबोज जी ने यहां पे बोला कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन्होंने बहुत कुछ किया है, क्योंकि FATF के एक्शंस के चलते ही कुछ कंट्रीज ने अपने यहां पे टेररिज्म को कुछ हद तक रोका, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को चेक किया। जी हां, FATF ने जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला तो पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ गया अपने यहां पे टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर एक्शंस को स्ट्रिक्ट करने के लिए, टेररिज्म से रिलेटेड लोगों को सजा देने के लिए। तो बेसिकली पाकिस्तान पे इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए रुचिरा कंबोज जी यहां पे बोल रही हैं कि FATF जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटी कुछ हद तक उन प्लेयर्स को चेक करने में काम देती हैं जो कि टेररिज्म फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, फिर यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म के हिसाब से ये जो यूएन की ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, it does not only send a clear message that terrorism is unacceptable in all forms and manifestations, but it also resolves to take practical steps individually and collectively to prevent and combat terrorism. तो मतलब ये जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, ये बेसिकली ये भी मानती है कि टेररिज्म किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेती है ओवरऑल हर फॉर्म में टेररिज्म के मैनिफेस्टेशन को रोकने के लिए। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को हर 2 साल में रिव्यू करती है। तो इस रिस्पेक्ट में ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो कि काउंटर टेररिज्म प्रायोरिटी के हिसाब से सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है भाई, फिर रुचिरा कंबोज जी यहाँ पे स्ट्रेस कर रही हैं कि इस स्ट्रेटजी के सेक्युलर नेचर को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। किसी भी प्रकार के टेररिस्ट अटैक को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो रिलीजन पे आधार हो, बिलीफ पे आधार हो, कल्चर पे आधार हो, रेस पे आधार हो, एथनिसिटी पे आधार हो। तो चाहे इस्लाम के अगेंस्ट अटैक है, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट अटैक है, इजरायली यहूदियों के अगेंस्ट अटैक है, सिखों के अगेंस्ट अटैक है, बुद्धिस्ट के अगेंस्ट अटैक है, हिंदुओं के अगेंस्ट है, वो सब टेररिज्म की परिभाषा में आएगा। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन था जून 2021 में, जिसको आप बोलते हो 7th रिव्यू, इसमें क्या बोला था
They recognize with deep concern the overall rise in instances of discrimination, intolerance and violence, regardless of the actors, directed against members of religious and other communities in various parts of the world, including cases motivated by Islamophobia, anti-Semitism, Christianophobia and prejudice against person of any other religion or belief. तो बेसिकली ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को जिस हद तक हो सकता है ब्रॉडन करने की कोशिश की जा रही है, तो कोई भी कंट्री, खासकर चाइना जैसी कंट्रीज, ओवरऑल किसी पर्टिकुलर प्रकार के टेररिज्म को जस्टिफाई ना कर पाए सिक्योरिटी काउंसिल जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, बट चाइना जैसी कंट्रीज का भी अलग ही अंदाज है, वो तो वही करेंगे जो करना चाहते हैं। तो ये जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज के 4 पिलर्स हैं। पहली बात तो स्प्रेड ऑफ टेररिज्म से कंड्यूसिव जो कंडीशंस उनको एड्रेस करो। दूसरा, प्रिवेंट और कॉम्बैट करो टेररिज्म को। तीसरा, स्टेट्स कंट्रीज की कैपेसिटी को बढ़ाओ ताकि वो प्रिवेंट और कॉम्बैट कर सकें टेररिज्म को और यूनाइटेड नेशन सिस्टम के रोल को स्ट्रेंथन कर सकें। इंश्योर करिए रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ एज द फंडामेंटल बेसिस फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है भाई। अगला, जीएस पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया यूएस टू लॉन्च अ सेमीकंडक्टर सब कमिटी। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने 10 मार्च को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे ओवरऑल एक सेमीकंडक्टर सब कमेटी बनाने की बात की गई है और यह बनाया जा रहा है अंडर कॉमर्शियल डायलॉग बिटवीन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो जो कॉमर्शियल डायलॉग हो रहा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और मीटी के बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बीच में, इसी रिस्पेक्ट में एक सेमीकंडक्टर सब कमेटी बनाई गई है। ठीक है भाई। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री पीयूष गोयल साहब का क्या बोलना है कि वन ऑफ द मेजर आउटकम्स ऑफ द कॉमर्शियल डायलॉग वाज द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन एस्टैब्लिशिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया यूएस कॉमर्शियल डायलॉग। तो ये जो इंडिया यूएस का कॉमर्शियल डायलॉग हुआ, इसमें सेमीकंडक्टर सब कमेटी बनाई गई, एक एमओयू साइन किया गया है। तो इससे इंडिया यूएस आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज करके प्रॉपर तरीके से सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाएंगे और उसके इनोवेशन में एक दूसरे के साथ इंगेज करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यूएस के टेक्नोलॉजिकल मदद के बिना उठ नहीं पाती। अब उस लेवल की मदद यूएस इंडिया की करेगा, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो इस कॉमर्शियल डायलॉग के की फीचर्स क्या हैं? क्रिएटिंग रिलायबल सप्लाई चेन्स, डाइवर्सिफाइंग एंड फ्रेंड शोरिंग, सोर्सिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम कंट्रीज विद सिमिलर सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज, facilitating climate and clean technology cooperation, inclusive digital growth, talent development, post-pandemic economic recovery, and a focus on cooperation and convergence. यहाँ पे मिस्टर गोयल और मिस रेमेंडो जो कि यूएस की तरफ से आई हैं, इन्होंने वेलकम किया है द रीसेंट लॉन्च ऑफ यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट विल ब्रॉडन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। आपसे एक क्वेश्चन है, इन लेडी का नाम क्या है? नाम तो खैर मैंने यहाँ पे बोल दिया, ये है कौन? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने स्पेसिफिकली ये चीज़ यहाँ पे नहीं बताई है। कल इनकी कुछ फोटोज भी वायरल हो रही थी होली सेलिब्रेशन की, तो ये कौन है, इनकी क्या पोस्ट है, क्या डेजिग्नेशन है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेट्स सी आपको कितना पता है। ठीक है ना। तो ये मिस रेमेंडो जी वेलकम करती हैं इंडिया के एक्टिव पार्टनरशिप को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी में। अपना एक्सप्रेसिएशन ये एक्सप्रेस कर रही हैं कि इंडिया होस्ट कर रहा है स्पेशल राउंड ऑफ नेगोशिएशंस फॉर IPEF पिलर्स 2 to 4। IPEF मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के अंदर भी इंडिया यूएस एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातचीत की जा रही है। जो ज्वाइंट आप कह लो स्टेटमेंट आया है, वो ये बोलता है कि द मिनिस्ट्री एंड द सेक्रेटरी चार्ज द सेमीकंडक्टर सब कमेटी। मिनिस्टर ये हैं, सेक्रेटरी हैं। कौन सी सेक्रेटरी है, किस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी है बताइए। with convening its first engagement in advance of any commercial dialogue mid-year review and reviewing recommendation for the joint industry-led task force in collection with ICET। अब बात करते हैं IPEF क्या है। तो एक यूएस लेड इनिशिएटिव है जो कि स्ट्रेंथन करता है इकोनॉमिक पार्टनरशिप को पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच में, रेजिलियंस को बढ़ाता है, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाता है, इंक्लूसिवनेस को बढ़ाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है इंडो पैसिफिक रीजन में। IPEF को 2021 में लॉन्च किया गया था। इसके डॉजन इनिशियल पार्टनर्स थे। 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। IPEF एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बट ये मेंबर्स को परमिशन देता है कि ये निगोशिएट कर सकें जो भी करना चाहें। इसके 4 मेन प्लेयर्स हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन और फेयर और रेजिलियंट ट्रेड। अगर देखा जाए तो पैसिफिक ओशन में इंडिया और 13 कंट्रीज इस IPEF की पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम, ये सब इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट, GS पेपर 2 नेचुरल फार्मिंग, हेल्प काउ सेक्टर्स मार्केट डंग बेस्ड फॉर्मुलेशंस फॉर फार्मिंग, नीति आयोग। तो जो गौशालाज हैं, काउ शेल्टर्स हैं, ये मेजर सप्लायर्स बन सकते हैं ऑफ द इनपुट्स फॉर नेचुरल फार्मिंग इन द कंट्री। देखिए,
जो काऊ डंग होता है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। अगर आप देखो तो गांव वगैरह में जाओ तो गाय का जो गोबर होता है उसको पात के कंडे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और उन कंडों को जला के चूल्हे में कभी कभी रोटियां बनाई जाती हैं, खाना वगैरह बनाया जाता है। और उन कंडों को थोड़ा प्रोसेस कर दो ना तो मैन्योर और फर्टिलाइजर भी बनाया जा सकता है। तो इसी कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है कि जो गौशालाएं होती हैं, जो काऊ शेल्टर्स होते हैं इंडिया के अंदर, वो ओवरऑल मेजर सप्लायर्स बन सकते हैं नेचुरल फार्मिंग के इनपुट पे। मतलब वो ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लेयर्स और एंटरप्रेन्योर्स मिलके ऑफिशियल और प्रॉपर तरीके से इन गौशालाओं को डेवलप करें तो। ये बोला है नीति आयोग की बनाई हुई एक रिपोर्ट ने। रिपोर्ट का टाइटल है प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स विद स्पेशल फोकस ऑन इंप्रूविंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ गौशाला। तो नीति आयोग की जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है जिसका टाइटल अभी मैंने आपके लिए पढ़ा, इसने रिकमेंड किया है केंद्र की सरकार को कि केंद्र की सरकार गौशालाओं की मदद करे कैपिटल असिस्टेंस के थ्रू। तो गौशालाओं में जो काऊ डंग पैदा होता है, जो काऊ यूरिन पैदा होता है, इसको एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर एक एस्पेक्ट है और भी बहुत से एस्पेक्ट आते हैं। तो इससे क्या होगा कि क्रॉप का और लाइव स्टॉक का इंटीग्रेशन होगा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ा दोगे, क्योंकि लाइव स्टॉक काऊ के डंग को इस्तेमाल कर रहे हो आप क्रॉप के मैन्योर और फर्टिलाइजर में, ठीक है। तो इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के आधार पर एग्रीकल्चर लंबे समय से इंडिया के अंदर चल रहा है। बस इस इंटीग्रेटेड अप्रोच में मॉडर्नाइजेशन का एलिमेंट चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद देखो तो इस नेचुरल मैन्योर की बजाय बड़े स्केल पे केमिकल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल किया गया, जिसने सॉइल न्यूट्रिएंट्स के बैलेंस को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। उसको यहाँ पे सुधारा जा सकता है। इस प्रकार की काउज के मैन्योर को साइंटिफिकली मार्केट करके विद प्रॉपर टेक्नोलॉजी ओवरऑल इन गौशालास को भी सस्टेनेबल बनाया जा सकता है और बड़े स्केल पे ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को भी मार्केट में पहुंचाया जा सकता है। एक और प्रॉब्लम को यहां से सॉल्व किया जा सकता है, वो है स्ट्रे कैटल। कई बार क्या होता है कि गाय भैंसों को छोड़ दिया जाता है ओवरऑल लोगों के द्वारा, चूंकि वो दूध नहीं दे रही होती, तो वो स्ट्रे कैटल बन जाती है। ये स्ट्रे कैटल सड़कों पे अक्सर कर गाड़ियों से टकरा जाती हैं, बाइकों से टकरा जाती हैं, ओवरऑल एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर आप देखो तो स्ट्रे कैटल की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर एक रिपोर्ट के हिसाब से 53 लाख है और 2016 की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट ये बोलती है कि स्ट्रे कैटल की वजह से 1604 एक्सीडेंट्स हुए थे 2016 में, जिसमें सबसे ज्यादा हुआ तो गुजरात में 2020, झारखंड में 2014, हरियाणा में 2011। तो इससे जान माल का नुकसान हो रहा है, पैसों का नुकसान हो रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में स्ट्रे कैटल क्या होता है, गाय भैंसों को इंपॉर्टेंट समझा जाता है केवल दूध देने के लिए, ठीक है भाई। अब फॉरेन में तो क्या होता है कि भाई गाय भैंसों को ओवरऑल काट के खा जाते हैं। इंडिया के अंदर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है। इंडिया के अंदर अब गाय को काट के नहीं खा सकते, भैंसों को काट के इंडिया के अंदर भी खाया जाता है, आप सबको पता ही है। तो इस रिस्पेक्ट में कई बार क्या होता है कि गाय जब दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको खुला छोड़ दिया जाता है सड़कों पे। तो कहीं प्लास्टिक खा रही हैं, कहीं उल्टी सीधी चीजें खा रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये स्ट्रे कैटल को स्ट्रे मत बनने दो। गौ माताओं को रियली में अगर आप इज्जत देना चाहते हो तो दीजिए, उनको गौशालाएं में रखिए और उनके आप कह लो गोबर से कंडे पात के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं और उसको मार्केट में बेच सकते हैं। कुछ इस प्रकार का प्लान यहाँ पे नीति आयोग लाने की कोशिश कर रहा है अपने इस रिपोर्ट के थ्रू। इसके थ्रू हम आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी फुलफिल करेंगे। आर्टिकल 48 क्या बोलता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल। क्योंकि देखिए इस प्रकार के एनिमल्स अगर लावारिस घूमेंगे तो कोई भी पकड़ उनको काट के खा भी सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में बेटर ये है कि इनको प्रॉपर तरीके से रियर किया जाए और इनके प्रोडक्ट से सस्टेनेबिलिटी आगे काम चलाया जाए। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज। Xi Jinping begins third 5-year term in farmer control। तो चाइनीज लीडर Xi Jinping ने 10 मार्च 2023 को फॉर्मली अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट फॉर अ थर्ड 5-year टर्म। जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जो कि सेरेमोनियल लेजिस्लेचर है चाइना का, इसने यूनानिमसली इंडोर्स किया है Xi Jinping की लीडरशिप को। 69 ईयर्स के हैं, 2952 मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर एनपीसी के और सबने फेवर में वोट किया है Xi Jinping के। किसी ने अगेंस्ट तक नहीं किया है, एब्सटेन तक नहीं किया है, मतलब उन्होंने वोट ना डाला हो। मतलब Xi Jinping से सब कांपते हैं, कोई भी ना नहीं बोलेगा, कोई भी पीछे नहीं हटेगा, पीछे हटेगा तो गायब हो जाएगा। अब यार जैक मा को गायब करवा दिया इन्होंने, आसपास के कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े मेंबर्स को गायब करवा दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया। तो Xi Jinping कितना ताकतवर और डिक्टेटर आदमी है आप जानते हो। तो कोई भी इसके अगेंस्ट तो नहीं बोलेगा अगर जिंदा रहना चाहता है तो।
ठीक है। तो जो जी जिनपिंग का सिलेक्शन है ये फोरगॉन कंक्लूजन था। इनको जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया था अक्टूबर 2022 में तीसरे टर्म के लिए। 10 साल का टेन्योर होता है, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो चाइना का, किसी का भी। लेकिन इनके सारे टेन्योर्स एक्सटेंड किए जा रहे हैं और अगर इनकी हेल्थ वगैरह ठीक रही तो 15 साल के बाद भी इनकी लीडरशिप को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो इस समय पे चाइना वन मैन रूल के अंदर है, ये बात क्लियर है। अगर आप देखो तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस में इससे पहले जो 2 हेड थे, जैसे कि जियांग जेमिन और हु जिनटाओ, ये 10-10 साल की लीडरशिप के बाद स्टेप डाउन कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर जी जिनपिंग ने पहले से ही प्लान बना लिया था कि ये कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ देखो तो जी जिनपिंग के जो अलाइज हैं वो दूसरी पोस्टों पे बैठे हैं अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब उनको ओवरऑल किसी ने भी उनकी भी लीडरशिप को क्वेश्चन नहीं किया। जैसे हांग जेंग, ये फॉर्मर वाइस प्रीमियर हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया और इनके भी फेवर में 2952 लोगों ने वोट किया, चूंकि ये जी जिनपिंग के ट्रस्टेड हैं। कुछ और 2 जी के अलाइज हैं जो कि एनपीसी को हेड करेंगे और सीपीपीसीसी को, यानी चाइनीज पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, जो कि अपर और लोअर हाउस है। एनपीसी अपर हाउस है और सीपीपीसीसी लोअर हाउस है। फिर चाइना के जो नए फॉरेन मिनिस्टर है किंग गांग, जो कि अभी G20 मीटिंग के लिए इंडिया में भी आए थे, इनको भी न्यू स्टेट काउंसलर के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। जो पुराने फॉरेन मिनिस्टर थे वांग यी, ये पॉलिट ब्यूरो के मेंबर अब बन चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि किंग गांग विल ऑल्सो बी द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर नेगोशिएशंस, रिप्रेजेंटिंग चाइना इन द नेगोशिएशंस। नेशनल पीपल कांग्रेस का ये जो सेशन है, इसने यहाँ पे ये भी बोला है कि चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट 5% होगा। डिफेंस स्पेंडिंग में ये 7.2% का इंक्रीमेंट करेंगे। तो इस प्रकार के जो सारे टारगेट्स हैं वो भी अभी ही दिए गए हैं। फिर अगर आप देखो तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्लान भी एनपीसी ने यहाँ पे अनाउंस किए हैं, जो कि जी जिनपिंग की पॉलिसी गोल्स को दिखाते हैं। ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग की गई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टू बेटर एलोकेट रिसोर्सेज टू ओवरकम चैलेंजेस इन की एंड कोर टेक्नोलॉजीज एंड मूव फास्टर टुवर्ड्स ग्रेटर सेल्फ रिलायंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर एक नई फाइनेंशियल रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई है, जो कि चाइना के $60 ट्रिलियन के बैंकिंग एसेट्स को मैनेज करेगी, रेगुलेट करेगी। हाँ, ये सिक्योरिटीज को रेगुलेट नहीं करेगी, मतलब स्टॉक मार्केट को रेगुलेट नहीं करेगी नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन बैंकिंग एसेट्स जितने हैं उनको रेगुलेट करेगी $60 ट्रिलियन की। एक नेशनल डाटा ब्यूरो लगाया गया है जो कि डाटा रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करेगा। तो ये सब बातें हैं। ओवरऑल सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस में जो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है उसको 5% कम किया जाएगा। और खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप के पास सरकार के सारे रिसोर्सेस का चार्ज आ रहा है। देखिए, माओ जेडोंग के एरा में क्या था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो लीडर्स थे वही सरकार चलाते थे, अब भी वही सरकार चलाते हैं। लेकिन चाइना के अंदर एक कंसेंसस बना कि भैया पार्टी की फंक्शनिंग, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फंक्शनिंग और सरकार की फंक्शनिंग को आप अलग करो। और कई डेकेड्स में इस चीज को एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन जी जिनपिंग ने इसको फिर से उल्टा करवा दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीधे सीधे सरकार के मतलब आप कह लो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है। मतलब देखिए, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी है, अब भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अलग हैं और जो सरकार बनी है वो अलग है। तो पार्टी सरकार नहीं चला रही, पार्टी के कुछ लीडर्स जो कि सरकार में मेजॉरिटी में वो सरकार चला रहे हैं। चाइना के अंदर क्या है कि ये बोला गया कि भाई पार्टी अलग सरकार अलग। तो ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी एक के हो, लेकिन आप लीडरशिप के बिहाफ पे सरकार चला रहे हो। अब तो पार्टी का इन्फ्लुएंस सरकार में बढ़ता सा नजर आ रहा है चाइना के अंदर, जिसको पहले रिवर्स करने का ट्रेंड शुरू था वो फिर से यहां पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं जी जिनपिंग। तो करंट अफेयर्स खत्म होता है, अब आ जाते हैं हम एडिटोरियल पे। पहला आर्टिकल आसिम अली साहब का है और इन्होंने बहुत एक्सट्रीम व्यूज दिए हैं सरकार की और पॉलिसीज को लेके, मेजोरिटेरियन इंक्रोचमेंट्स को लेके। देखिए क्या बोल रहे हैं। इनका बोलना है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट हैं दुष्यंत देव साहब, इन्होंने एंग्विश व्यक्त किया कि भाई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर पावरफुल एग्जीक्यूटिव के प्रेजेंस में काम नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बता रहे हैं कि ये भारत सरकार के मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, पीएम मोदी के अगेंस्ट खड़े नहीं हो पा रहे हैं। फिर दुष्यंत देव साहब ने इंडिया की पैसिव सिविल सोसाइटी को इजराइल की एक्टिव सिविल सोसाइटी से मतलब कंपेयर किया, कॉन्ट्रास्ट किया। इजराइल के अंदर क्या है कि जो लिक्विड सरकार है आपकी बेंजामिन नेतन्याहू की, वो क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर रहे हैं। तो इजराइल की जो सिविल सोसाइटी थी वो सड़कों पे उतर आई और सरकार के इस डिसीजन को अपोज करने लगी। इंडिया की सिविल सोसाइटी इतनी एक्टिव नहीं है, इंडिया की सिविल सोसाइटी किसी भी हाल में सरकार के अगेंस्ट खड़ी नहीं हो रही है। तो बेसिकली इजराइल यहां पे अपनी हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचा रहा है और इंडिया की सिविल सोसाइटी हाथ पे हाथ धर के बैठी है, ये कुछ नहीं कर रहे। तो कुछ इस प्रकार की बातें यहां पे बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें यहां कही जा रही हैं।
इजराइल की सिविल सोसाइटी बेस की तारीफ की दुष्यंत देव साहब ने। बेंजामिन नेतन्याहू की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज के अगेंस्ट इजराइल के लोग खड़े हो गए, बट इंडिया में रूलिंग सरकार की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज के अगेंस्ट खड़े ही नहीं हो रहे हैं। कुछ इस प्रकार की बात ये बोल रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि इजराइल के अलावा अगर आप हंगरी टर्की की बात करो तो वहां का जो पॉपुलिस्ट राइट विंग है वो बढ़ा हुआ है एजुकेटेड मिडिल क्लासेस से, और ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस हैं ये सरकार की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को अपोज करते हैं। बट ऑथर आसम अली यहां पे ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है ना वो हमारी सरकार की राइट विंग अप्रोच को आइडियोलॉजिकली बैक करता है। मतलब बेसिकली इंडिया के अंदर चाहे पढ़ा लिखा मिडिल क्लास भी हो, अमीर मिडिल क्लास भी हो, वो बीफ खाने वाले को उल्टा सीधा बोलने लगेगा। वो बोलेगा कि भारत माता की जय बोलो, ठीक है ना। डिक्टेटरशिप के लिए एम्पैथी है लोगों के अंदर, स्पीच के सेपरेशन को लोग सपोर्ट करते हैं। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया की डेमोक्रेसी में भी जो लोग हैं वो ओवरऑल डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें आसिम अली साहब बोल रहे हैं। अब कुछ लोग जो कि इनकी हिसाब की पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस रखते हैं वो बोलेंगे सही है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सही है। तो आसिम अली बोल रहे हैं कि बुलडोजर जस्टिस को सपोर्ट किया जाता है, लव जिहाद को सपोर्ट किया जाता है, पुलिस इनकाउंटर्स को इंडिया के अंदर सपोर्ट किया जाता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इरोड हो रहे हैं। तो ये सब बातें आसिम अली जी बोल रहे हैं। देखिए मैं तो पर्सनली इनकी बातों के साथ वाकया नहीं रखता, लेकिन आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। आपका जो भी व्यू पॉइंट हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे उन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है बट वो मुझे डिस्कस करना ठीक नहीं लग रहा। आगे चलते हैं। मूवमेंट ऑफ रिकॉग्निशन फॉर ऑकस एंड ऑस्ट्रेलिया, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो भाई देखिए आगे आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ऑकस की बात करो, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ऑस्ट्रेलिया आगे आने वाले समय में न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को मैन करेगा अगले 10 सालों में। जो प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज साहब, इनका बोलना है कि डिफेंस कैपेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया की एक ही बार में इतना तगड़ा लीप पहले कभी भी नहीं लिया है। लेकिन चाहे कैनबरा हो, चाहे लंदन हो और चाहे आपका वॉशिंगटन हो, हर जगह पे जो डिप्लोमैट्स बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो सीनियर सेनेटर्स और मिनिस्टर्स बैठे हैं, उनको ये लग रहा है कि यार ये ऑकस की डील लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो पाएगी। इस पे थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। कैसे प्रॉब्लम है समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दुनिया में बहुत सी कंट्रीज हैं और ज्यादातर कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया के आसपास हैं जो कि इस प्रकार की ऑकस डील के अगेंस्ट है। ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स आए इस पर्टिकुलर आइडिया के अगेंस्ट है, और इस आइडिया को ओपनली अपोज किया है इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने अपना रिजर्वेशन व्यक्त किया है। इंडोनेशिया बिल्कुल बगल में ऑस्ट्रेलिया के, तो इंडोनेशिया को यह पसंद नहीं है कि उनके आसपास के पानी में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स घूमे ऑस्ट्रेलिया के। इससे क्या है कि इंडोनेशिया का स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कम होता है, ऑस्ट्रेलिया को ताकत ज्यादा मिलती है। रही बात इंडिया की, तो बहुत से लोगों का यह बोलना है कि इंडिया को भी ये स्टेप ऑकस का पसंद नहीं आया। भले ही ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का, बट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं लिटोरल में है, मैरीटाइम लिटोरल में है। तो उस कंटेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर पावर सबमरीन इंडियन ओशन के वाटर्स में घूमे, ये इंडिया को भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन इंडिया ने ओपनली इस पर्टिकुलर डील को अपोज नहीं किया, बट सपोर्ट भी नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया यहां पे पूरी दुनिया को ये समझाता फिर रहा है, एसुएज करता फिर रहा है कि आपको हमसे कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है ना भाई, ये बात अब लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए समझा पाना अपने आप में मुश्किल काम है। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का भी मेंबर है, क्वाड की मेंबरशिप को सपोर्ट करता है, ऑकस को एक टेक्निकल अरेंजमेंट बताता है। लॉन्गर टर्म में ऑस्ट्रेलिया अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि चाइना उसके बिल्कुल नेबरहुड में पहुंच गया है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलिया को अपने बाकी एलाइज जैसे कि इंडोनेशिया और इंडिया के साथ ही बना के रखनी है। तो एक बीच की मांडवली यहां पे करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यहां पे यह है कि ओवरऑल ये जो ऑकस मिलिट्री पैक्ट है, ये ग्राउंड पे किस लेवल से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले तो ऑस्ट्रेलियन हॉपर्स ये होप कर रहे हैं कि भाई जो यूएस न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को बनाएगा और कैनबरा को प्रोवाइड करेगा, लेकिन इस बात के चांसेस देखिए कम है। यूएस के बहुत सारे सेनेटर्स ऑलरेडी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को चिट्ठी लिख के बोल चुके हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को मत भेजिए। ऑलरेडी यूएस के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स कम है, तो यूएस अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटी में न्यूक्लियर सबमरीन्स बना के अपने लिए इस्तेमाल ना करके अगर ऑस्ट्रेलिया को बेचना शुरू कर देगा तो उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन कम पड़ जाएंगी। ये बात यहां पे ये बोल रहे हैं। सबमरीन कंस्ट्रक्शन कोई मजाक बात नहीं होती है। सबमरीन कंस्ट्रक्शन में अच्छा खासा समय, टेक्नोलॉजी और पैसा लगता है। तो अगर न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन बना के यूएस अपना प्रयोग ना करके ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है तो अपने आप में ये यूएस की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। दूसरा कि यूके अपनी एस्ट्यूट क्लास जो सबमरीन प्रोग्राम है वो ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कर दे।
लेकिन यूके यहां पे एक ड्रेडनॉट क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्रोग्राम ऑलरेडी चला रहा है, जो कि कुछ हद तक एस्ट्यूट क्लास सबमरीन से अलग है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर एस्ट्यूट क्लास सबमरीन दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया को, तो इसके कॉम्बैट सिस्टम को अमेरिकन फ्लीट के कॉम्बैट सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज करके एक ऑपरेशनल सिस्टम में बना पाना ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए थोड़ा मुश्किल ऑप्शन है। तो तीसरा यहां पे क्या हो सकता है? तो तीसरा ये हो सकता है कि एक ट्राइलेटरल एफर्ट लगाया जाए, जिससे एक नई न्यूक्लियर सबमरीन बनाया जाए। एक मॉडिफाइड वर्जन हो, ये न्यूएस या तो ये यूएस की नेक्स्ट जनरेशन अटैक सबमरीन का मॉडिफाइड वर्जन हो सकता है, या यूके के सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर रिप्लेसमेंट का मॉडिफाइड वर्जन हो सकता है, या फिर एक कंप्लीटली नई प्रकार की ऑकस डिजाइन हो सकती है जो कि तीनों कंट्रीज मिल के बनाए। बट आप समझ रहे हो ना, ये अपने आप में बहुत लंबा प्रोजेक्ट है जिसमें कम से कम 10 साल लगेंगे, 15 से 20 साल भी लग सकते हैं। और उसमें बड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रकार की सबमरीन्स को बनाने के लिए की इनपुट्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यूएसए और यूके से। अब प्रॉब्लम यह है कि यूएसए में बहुत सारे एक्सपोर्ट कंट्रोल लगे हुए हैं। उनका तो जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, जो प्रोटोकॉल रिजीम है, वो अपने आप में स्ट्रिंजेंट है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो आसानी से करते नहीं, अंडर सी कैपेबिलिटीज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजीज को वो जीलसली गार्ड करते हैं। तो ऐसे समय पे वो अपनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करके ऑस्ट्रेलिया की सबमरीन बनवाएंगे, लॉन्ग टर्म में इसको मान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ गए बात को? तो ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल है। और रही बात इंडिया की, तो देखिए इंडिया डेफिनेटली यूएस का एक डिफेंस पार्टनर है, बट ऑस्ट्रेलिया जितना डिफेंस पार्टनर नहीं। जितनी इंपॉर्टेंट डिफेंस फील्ड में यूएस ऑस्ट्रेलिया को देता है, इंडिया को नहीं देता है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को इंपोर्ट करने में क्रिटिकल इनपुट्स इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो इंडिया को तो आगे आने वाले समय में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या किसी भी और इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इंडिया को मान लो अगर न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन बनानी है, तो इंडिया क्या करेगा? तो यूएस से तो टेक्नोलॉजी मिलना आसान है। हम अपनी इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑलरेडी बना रहे हैं, नाम लिखो नीचे। एक इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि हम फ्रांस के मिनिचराइज्ड लो एनरिच्ड यूरेनियम रिएक्टर को इंपोर्ट कर लें और उससे अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन चलाएं। बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि फिर इंडिजीनियस डेवलपमेंट की टेक्निक हमारे पास नहीं होगी। फिर हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स को चलाने के लिए जो लो एनरिच्ड यूरेनियम रिएक्टर कोर होगा, वो हर बार हमें फ्रांस से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट होंगे फ्रांस के ऊपर। इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, जो कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में भारत सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि भारत सरकार हर फील्ड में ओवरऑल यहां पे आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रही है। फिर नेक्स्ट, कल के न्यूज में मैंने पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कस किया था, इंडिया मस्ट हैव अ प्रॉपर रेगुलेटरी रिस्पॉन्स टू सर्ज इन वर्चुअल एसेट्स। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 7 मार्च को नोटिफिकेशन निकाला और बोला जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं क्रिप्टो करेंसी वाले, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जरूरी ये बिलेटेड स्टेप है, थोड़ा लेट हो गया इसको लेने में, लेकिन फाइनली इसको ले लिया गया है। पैंडेमिक के एरा के बाद क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल एसेट से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लोगों की इन्वेस्टमेंट इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट बहुत बढ़ गई है। अरे मैंने अक्सर कर देखा है कि मेरे यूट्यूब की वीडियो के कमेंट में किसी ने भी बिटकॉइन या किसी दूसरी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी का ऐड कर रखा है। मैंने कई डिलीट करने की कोशिश की, स्पैम करने की कोशिश की, बट इतने बड़े क्वांटम में लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं कि इसको डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिला के क्रिप्टो करेंसी का यूजेज क्वांटम बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर। 2021 की जुलाई की ऑनलाइन रिपोर्ट है brokerchooser.com की, जिसका यह बोलना है कि सबसे ज्यादा क्रिप्टो ओनर्स पूरी दुनिया में इंडिया में लगभग 10.07 करोड़, और दूसरे नंबर पे यूएस, और यूएस के क्रिप्टो ओनर से 3 गुना है इंडिया के क्रिप्टो ओनर्स। अब भले ही इसको आप एक स्पेकुलेशन मानो, बट नो डाउट देखिए चाइना की आबादी इंडिया से बड़ी है, चाइना के पास इंडिया से ज्यादा पैसा है, बट चाइना का जो ऑनलाइन रेगुलेशन है ना, जो सर्वेलेंस है, वो भी बहुत बड़ा है। तो चाइना ने अगर अपने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बैन की है, तो ओवरऑल लोगों के लिए वहां पे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और चाइना में अगर पता चल गया कि क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करो तो वो तो उड़ा देंगे, सीधे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो चाइना में ऑब्वियस ही बात है, क्रिप्टो करेंसी का कंट्रोल कर रखा है सरकार ने। इंडिया में मुश्किल होगा, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओवरऑल brokerchooser.com बोल रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रिप्टो ओनर्स इंडिया के अंदर है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो फाइनली यहां पे ओवरऑल भारत सरकार को समझ में आया कि क्रिप्टो करेंसी को पीएमएलए के अंदर लेके आओ। पिछले महीने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी साहब ने लोकसभा में बताया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इंडिया की बहुत से केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है जहां पे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड फ्रॉड हुए हैं। बहुत से क्रिप्टो एक्सचेंजेस मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाए गए हैं। 31 जनवरी तक ओवरऑल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट 936 करोड़ के एसेट्स को फ्रोज कर चुकी है। डिजिटल एसेट्स को मैंडेटरीली यहां पे मॉनिटर करने के लिए पीएमएलए एक्ट के प्रोविजन के अंदर उसको लेके आया जा रहा। इंटर गवर्नमेंटल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्टिक फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, ये कंटिन्यूअसली फ्लैग कर रहा है पोटेंशियल को
वो मतलब हैवॉक कॉजिंग पोटेंशियल को, जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भी इलीगल पैसा आपको मूव करना हो, आप बिटकॉइन में पेमेंट कर दो या किसी और क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर दो। तो इंडिया के अंदर ओवरऑल किसी ने AK-47 डार्कनेट से खरीदी और उसकी पेमेंट बिटकॉइन में कर दी, भारत सरकार को पता ही नहीं चला। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो पेमेंट करी है वो फॉरेन बेस्ड किसी क्रिप्टो सर्वर से करी, इंडिया बेस्ड क्रिप्टो सर्वर से करी नहीं, तो भारत सरकार को और पता नहीं चला। भारत सरकार तो इंडिया रजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को मॉनिटर कर रहे हैं ना। वैसे तो ओवरऑल जो फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस उसको इंडिया के अंदर ऑपरेट करने के लिए भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन लेना है, बट सब कहां लेते हैं और इंडिया के अंदर इलीगली लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत सरकार की प्रॉब्लम भी यहां पे बहुत ज्यादा बड़ी है। तो एक ऑप्शन ये भी बताया जा रहा है कि भाई भारत सरकार के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो बेसिकली G20 की प्रेसिडेंसी को इस्तेमाल करके केंद्र की सरकार PMLA की मॉनिटरिंग के हिसाब से ओवरऑल एक इंटरनेशनल कंसेंसस को बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। बजट में पिछले साल ये प्रपोजल लाया गया कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, अब PMLA के अंदर लाया गया। तो बहुत से लोगों को ये भी लग रहा है कि भाई भारत सरकार तो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर रही है, मतलब ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसी को इंडिया के अंदर अलाउ कर दिया गया। ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। RBI लगातार अपनी रिपोर्टों के थ्रू ये बोल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया के अंदर बैन करो। तो इस प्रकार का व्यू पॉइंट बना लेना, माइंडसेट बना लेना कि भाई इन रेगुलेशंस के थ्रू भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को इंडिया के अंदर लीगलाइज कर रही है, ये भी सही नहीं है। और आज का आखिरी आर्टिकल, वाइडनिंग रिफ्ट, चाइना एंड US मस्ट नॉट अलाउ देयर डिफरेंसेस टू पोलराइज द वर्ल्ड। भैया दुनिया की सबसे बड़ी दो ताकतें चाइना और US आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ती नजर आ रही हैं। बीजिंग की तरफ से एक मैसेज आया ऑन गोइंग एनुअल सेशन ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस या पार्लियामेंट में, ठीक है ना भाई। जी जिनपिंग को अपॉइंट किया गया 3rd 5-year टर्म के लिए एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है भाई। जो अनप्रेसिडेंटेड सीवियर चैलेंजेस हैं देश की डेवलपमेंट को, ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज उसको थ्वाट कर रही हैं, ऐसा कुछ बोला है चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। पहले जी जिनपिंग ने भी बोला, अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर किंग नांग ने भी बोला। फॉरेन मिनिस्टर किंग नांग ने बोला कि US चाइना को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है और US अगर अपने कन्फ्रंटेशन के स्टांस को नहीं रोकेगा, अपनी एक्टिविटीज पे ब्रेक नहीं मानेगा, तो कन्फ्रंटेशन होगा ही होगा, लड़ाई होगी ही होगी। तो बेटर ये कि रिस्पॉन्सिबली मैनेज करिए कंपटीशन को, ऐसा कुछ यहां पे बोला गया। अगर आप देखो तो इंडोनेशिया में जो मीट हुई थी नवंबर 2022 में, वहां पे कुछ रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दिए गए थे, लेकिन रिसेंटली चीजें और गड़बड़ा गई। चाइना का एक मिलिट्री स्पाई बैलून US के ऊपर पहुंच गया, US ने इसको शूट डाउन कर दिया। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन की जो विजिट थी बीजिंग की, वो यहां पे ब्लॉक हो गई। तो इस रिस्पेक्ट में US और चाइना के रिश्ते कुछ ऐसे पॉइंट पे पहुंचते नजर आ रहे हैं जहां से उनका सुधर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इस समय पे चाइना US पे उतना फोकस कर ही नहीं रहा है। चाइना बायलैटरली यूरोप के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। चाइना इस समय पे सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली अगर सुनने में आया है कि एक मेजर सेंट्रल एशिया समिट चाइना प्लान कर रहा है। जापान के साथ चाइना अपने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। इन द मीन टाइम US भी अपने अलायंसेस और पार्टनरशिप को यहां पे बढ़ा रहा है। और कुल मिला के अगर आप देखो तो बहुत से एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो किया इंडिया के साथ, वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो एक्शन है क्वाड के रिस्पेक्ट में उसके लिए किया। तो इंडिया के लिए आगे आने वाले समय में चीजें प्रॉब्लमेटिक होने वाली हैं। दुनिया इस हद तक बटी हुई है, US चाइना इतने बड़े जियोपॉलिटिकल गेम में है कि इंडिया को यहाँ पे बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब किस हद तक चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एडवेंचर करेगा ये देखना बाकी है, क्योंकि ताइवान उनका प्राइमरी गोल है। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया जैसी बड़ी पावर के साथ LAC पे बहुत ज्यादा एडवांसेस करेंगे और पैरेलली ताइवान में लड़ाई करेगा चाइना, ये देखना बाकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें, अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।